बांग्लादेश की सियासत में करीब 2 दशकों के बाद एक ऐसा मोड़ आया है जिसने दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। 12 फरवरी को होने वाले चुनाव केवल बांग्लादेश का भविष्य तय नहीं करेंगे, बल्कि भारत के साथ उसके रिश्तों की नई इबादत भी लिखेंगे। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन शो देश दिन भर। भारत के लिए ये चुनाव इसलिए अलग है क्योंकि पिछले 16 सालों से सत्ता के केंद्र में रही शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग इस बार चुनावी दौड़ से बाहर है। भारत के पास अब अपनी पुरानी और भरोसेमंद सहयोगी का विकल्प नहीं है और इसे एक ऐसी नई राजनीतिक हकीकत का सामना करना है जिसे उसने लंबे समय से टालने की कोशिश की थी। ये चुनाव भारत के लिए उम्मीद और चिन्हता का एक ऐसा मिला जुला पैकेट है जिसमें दांव पर सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल भारत की सुरक्षा और स्थिरता लगी है। भारत के लिए इस चुनाव का सबसे संवेदनशील पहलू उत्तर पूर्व के राज्यों की सुरक्षा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शेख हसीना के कार्यकाल में भारत को सबसे बड़ी राहत ये मिली थी कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बंद हो गया था। उल्फा जैसे सशस्त्र समूहों को वहां पनाह मिलना बंद हुई और उनके बड़े नेताओं को भारत के हवाले किया गया। अब दिल्ली में सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या नई सरकार भी इसी तरह का सहयोग जारी रखेगी। जानकारों के मुताबिक भारत इस मुद्दे पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं देखता। ये संदेश बांग्लादेश के सभी राजनीतिक दलों को साफ तौर पर दे दिया गया है कि वो अपनी आंतरिक राजनीति में चाहे जो करे, लेकिन भारत की सुरक्षा की कीमत पर कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ कूटनीतिक विशेषज्ञों का ये भी तर्क है कि आज का भारत 2001 वाला भारत नहीं है। भारत अब एक बड़ी वैश्विक आर्थिक शक्ति है और बांग्लादेश की अपनी आर्थिक जरूरतें उसे भारत के साथ तालमेल बिठाने पर मजबूर करेगी। राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो भारत इस बार बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को एक संभावित विकल्प के तौर पर देख रहा है। हालांकि इतिहास में बीएनपी का झुकाव भारत विरोधी रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में रिश्तों की बर्फ पिघलती दिखी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारत अब बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए मानसिक रूप से तैयार है। बीएनपी ने भी पिछले कुछ समय में खुद को संतुलित दिखाने की कोशिश की है और कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी से अपनी दूरी बढ़ाई है। विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा हालात में बीएनपी भारत के लिए सबसे कम खराब विकल्प है। भारत ने अपने कूटनीतिक चैनल बीएनपी के लिए खोल दिए हैं और यहाँ तक कि बेगम खालिदा जिया के बीमार होने पर भारत के शीर्ष नेतृत्व की ओर से संवेदनाएं जताना इसी बदलती कूटनीति का हिस्सा था। लेकिन असली पहेली जमात-ए-इस्लामी है। जमात को लेकर भारत का रुख हमेशा बेहद सख्त रहा है क्योंकि उसे कट्टरपंथ और पाकिस्तान समर्थक ताकतों का केंद्र माना जाता रहा है। फिर भी इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा आम है कि भारत ने जमात के नेतृत्व के साथ सीधे संवाद के रास्ते खोल लिए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भारत अब और अधिक व्यवहारिक रुख अपना रहा है। अगर जमानत सत्ता का हिस्सा बनती है या एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरती है तो भारत उनसे पूरी तरह किनारा करने के बजाय एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा। जमात के नेताओं ने भी संकेत दिए हैं कि भारतीय राजनयिकों ने उनसे मुलाकात की है, जिसे भारत ने ना तो नकारा है और ना ही स्वीकार किया है। ये चुप्पी बताती है कि दिल्ली अब अपने पड़ोस में किसी भी पक्ष को पूरी तरह दुश्मन मानकर नहीं चलना चाहती। इस बार की चुनाव की एक खास बात भारत का संयम भी है। पिछले 3 चुनावों के उलट इस बार बांग्लादेशी जनता या विपक्षी दलों की ओर से भारत पर हस्तक्षेप के आरोप नहीं लग रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारत ने इस बार चुनावी प्रक्रिया से एक सोची समझी दूरी बनाए रखी है। जानकारों के मुताबिक 2024 के जन आंदोलन के दौरान जो भारत विरोधी गुस्सा सड़कों पर दिखा था, उसने दिल्ली को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया। भारत समझ चुका है कि उसे किसी एक पार्टी के साथ जुड़ने के बजाय बांग्लादेश की जनता और वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ खड़े होने की जरूरत है। अवामी लीग के मैदान में ना होने के बावजूद भारत ने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया, जो ये दर्शाता है कि अब वो हसीनाबाद के दौर के लिए खुद को तैयार कर चुका है। आखिरकार भारत के लिए सबसे आदर्श स्थिति वो होगी जो जहां बांग्लादेश में एक ऐसी चुनी हुई सरकार बने जिसे जनता का स्पष्ट जनादेश हासिल हो। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक कमजोर या अंतरिम सरकार की तुलना में एक मजबूत और लोकतांत्रिक सरकार के साथ व्यापार और सुरक्षा पर बात करना आसान होता है। भारत की सबसे बड़ी उम्मीद राजनीतिक स्थिरता है क्योंकि बांग्लादेश में अस्थिरता का सीधा असर भारत के सीमावर्ती राज्यों पर पड़ता है।
अगर 12 फरवरी के बाद बनने वाली सरकार भारत की सुरक्षा चिंताओं को तवज्जो देती है और कट्टरपंथ को हवा नहीं देती तो भारत के लिए बीएनपी या किसी भी गठबंधन के साथ काम करना मुश्किल नहीं होगा। ये चुनाव भारत की उस नीति की परीक्षा है जिसमें पड़ोस पहले का नारा दिया गया है, लेकिन इस बार ये रिश्ता जज्बात से ज्यादा जरूरतों और हकीकत पर टिका होगा। दुनिया उस वक्त सन्न रह गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई 3 घंटे की हाई वोल्टेज बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी बल्कि मिडिल ईस्ट के भविष्य को तय करने वाली एक ऐसी बिसात थी जिस पर ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसी चेतावनी दे दी है जिसने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि बातचीत का दरवाजा खुला तो है, लेकिन अगर ईरान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो अंजाम वही होगा जो पिछली बार हुआ था। इस बैठक की सबसे चौंकाने वाली बात ये रही थी कि जहां पूरी दुनिया किसी बड़े ऐतिहासिक समझौते या युद्ध विराम की उम्मीद कर रही थी, वहां ट्रंप ने सिर्फ इतना कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि बातचीत बहुत अच्छी रही लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। ट्रंप ने अपने चिरपरिचित अंदाज में ईरान को मिडनाइट हैमर की याद दिलाते हुए थर्रा दिया और संकेत दिया कि अमेरिका अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। बैठक के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जो कुछ भी लिखा वो किसी बड़ी धमकी से कम नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक के दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि कोई सम्मानजनक समझौता संभव है या नहीं। ट्रंप ने एक तरह से ईरान को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समझौता हो जाता है तो ये सबके लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो होगा उसका नतीजा ईरान को भुगतना होगा। ट्रंप की ये टिप्पणी सीधे तौर पर जून 2025 में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए उन विनाशकारी हमलों की ओर इशारा था जिन्हें मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया था। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि पिछली बार जब ईरान ने समझौते से इनकार किया था तब उन पर हुआ हमला उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था और इस बार वो उम्मीद करते हैं कि ईरान अधिक समझदारी और जिम्मेदारी का परिचय देगा। वहीं दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री का रुख अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर बेहद सख्त बना रहा। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि नेतन्याहू उनकी बातचीत जारी रखने की राय से सहमत थे या नहीं, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आए बयान ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दी। नेतन्याहू ने बैठक में 2 टूक शब्दों में कहा कि इजराइल की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रखा और अमेरिका के साथ करीबी तालमेल बनाए रखने पर सहमति जताई। बैठक में केवल ईरान ही मुद्दा नहीं था बल्कि गाजा में जारी खूनी जंग और मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात पर भी गहन चर्चा हुई। 3 घंटे के लंबे मंथन के बावजूद किसी ठोस नतीजे पर ना पहुंचना ये दर्शाता है कि पर्दे के पीछे की कूटनीति अब बेहद जटिल हो चुकी है और दोनों नेता किसी भी जल्दबाजी में गलत कदम नहीं उठाना चाहते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट के मैदान से लेकर सत्ता के गलियारों तक इस वक्त एक ऐसी खबर ने तूफान मचा रखा है जिसने खेल प्रेमियों को हैरान और परेशान कर दिया है। खेल सलाहकार आसिफ नजरुल का ताजा बयान किसी बड़े राजनीतिक ड्रामे से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2026 की T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के विवाद पर पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया। मंगलवार को दिए उनके इस बयान ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसने सरकार की मंशा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आसिफ नजरुल का ये रुख उनके पिछले दावों से बिल्कुल उलट है। अभी कुछ ही दिन पहले 22 जनवरी को उन्होंने गर्व से मीडिया के सामने कहा था कि वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने का फैसला पूरी तरह से सरकार का है। तब उन्होंने दलील दी थी कि आईसीसी से इंसाफ न मिलने की वजह से सरकार ये कड़ा कदम उठा रही है और खिलाड़ियों को सिर्फ इस फैसले की जानकारी दी गई थी। लेकिन अब ठीक 20 दिन बाद उनके सुर अचानक बदल गए। अब वो दावा कर रहे हैं कि ये सरकार का नहीं बल्कि खुद क्रिकेटरों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सामूहिक फैसला था। वो इसे खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय गरिमा और देश के क्रिकेट की सुरक्षा के लिए दिया गया एक महान बलिदान बता रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार अपनी ही बात से पलट गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे आईसीसी के साथ हुई एक बड़ी डील और भविष्य की कूटनीतिक छिपी है। आईसीसी ने बांग्लादेश पर कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया है और ये आश्वासन भी दिया है कि भविष्य में बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिए मौका दिया जा सकता है। इसी आश्वासन के बाद शायद सरकार को लगा कि अब सारा ठीकरा बोर्ड और खिलाड़ियों की सिर फोड़कर खुद को इस विवाद से अलग कर लेना चाहिए। पर्दे के पीछे की हकीकत ये भी है कि जुलाई 2025 के छात्र आंदोलन के बाद सत्ता में आई अंतरिम सरकार का रुख शुरू से ही भारत को लेकर काफी कड़ा रहा है। चूंकि भारत इस वर्ल्ड कप का
सह मेजबान है, इसलिए सुरक्षा और राजनीतिक विरोध को आधार बनाकर इस बहिष्कार की योजना तैयार की गई थी। अब जब आईसीसी के साथ मामला शांत होता दिख रहा है तो सरकार इस पूरे विवाद का क्रेडिट और जिम्मेदार दोनों ही बोर्ड के मत्थे मढ़ रही है। ये यूटर्न न केवल खेल जगत को भ्रमित कर रहा है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे बांग्लादेश में खेल को राजनीति की बिसात पर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश खिलाड़ी सरकार के इस दावों पर अपनी खामोशी तोड़ेंगे या खेल की पली इसी तरह दी जाती रहेगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.